Friends, welcome to the last class of chapter number 6 लाइफ प्रोसेस। आज का हमारा पूरा फोकस प्लांट के ऊपर होगा। प्लांट में एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं प्लांट में एक्सक्रीशन किस तरह से होता है। लेकिन उससे पहले प्लांट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं। प्लांट में सबसे बड़ा वेस्ट प्रोडक्ट है क्या, वाटर। प्लांट जितना वाटर चाहिए उससे कई गुना वाटर जो है वो सोइल से एब्जॉर्ब करते हैं। जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि स्टोमेटा से बाहर निकलता है। तो पहला वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो गया, एक्सेस ऑफ वाटर, और रिमूव कहाँ से होगा, स्टोमेटा से। दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट है क्या, ऑक्सीजन गैस। हमें पता है प्लांट दिन के समय फोटोसिंथेसिस करते हैं और रात को रेस्पिरेशन करते हैं। जब वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। उसमें से लगभग आधी से ज्यादा ऑक्सीजन को वो रात को यूज कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जो बाकी ऑक्सीजन गैस बची, इट एक्ट एज वेस्ट प्रोडक्ट। ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है और ये बाहर निकल जाएगा थ्रू स्टोमेटा। तो स्टोमेटा से एक्सेस ऑफ वाटर बाहर निकलेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड एक्सेस ऑफ O2 बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, ठीक है। इसके अलावा प्लांट में कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल भी होते हैं, ठीक है, लेकिन इंसानों की तरह नहीं। जिस तरह एक तरह से यूरिया और यूरिक एसिड वो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है। प्लांट में यूरिया एंड यूरिक एसिड नहीं बनते क्योंकि प्लांट में ज्यादा अमीनो एसिड नहीं प्रेजेंट होते। इसीलिए प्लांट में जो है कुछ ही प्लांट में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, ठीक है, जैसे क्यूनिन एंड मॉर्फिन। क्यूनिन आपको पता है मलेरिया को क्योर करने वाली दवाई है, और मॉर्फिन जो है ये टाइप की ड्रग्स है, ठीक है। तो ये जो है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। इसके अलावा प्लांट में जो वेस्ट मटेरियल है वो गम की फॉर्म में बाहर निकलता है। जो सेल वॉल टूट जाती हैं उनसे गम बनता है। गम मतलब गोंद। गोंद आप सब ने देखा होगा, चिपकाने वाला जो होता है, फेविकोल नहीं, ठीक है, एक ब्लू कलर की बोतल में आता है, गम वो होता है। और आप में से मोस्टली बच्चों ने इस गम को खाया भी होगा। आप कहोगे हमने तो कभी गोंद को नहीं खाया, ठीक है। इसके लड्डू बनते हैं, गोंद के जो लड्डू होते हैं इसको हम गूंद के लड्डू कहते हैं। वो एक्चुअल में वही गम होता है जिसका कलर ब्राउन होता है और क्रिस्टल से होते हैं। उसको घी में तलते हैं, ठीक है, और उससे लड्डू बनते हैं। गूंद के लड्डू जो है वो हम उनको बोलते हैं, ठीक है। तो वो प्लांट गम जो है वो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है, ध्यान रखना है, जो कि सेल वॉल के ब्रेक डाउन होने से बनता है। कुछ वेस्ट मटेरियल लेटेक्स की फॉर्म में, रबर की फॉर्म में बाहर निकलता है। तो ये सब प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में बाहर निकलते हैं, गम की फॉर्म में, लेटेक्स की फॉर्म में, रेजिन्स की फॉर्म में, ठीक है। ये सारे के सारे प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि प्लांट अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर कैसे निकालता है। मैंने बता दिया था ऑक्सीजन गैस एंड वाटर वो स्टोमेटा से बाहर निकालेंगे। स्टोमेटा जो है वो ओपन होगा, ओपन होते ही एक्सेस ऑफ वाटर एंड O2 बाहर निकल जाएगी। रूट्स जो है वो अपने वेस्ट मटेरियल को डायरेक्टली सोइल में छोड़ देता है। रूट्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम लेंटिकल्स कहते हैं, ठीक है। उन लेंटिकल्स से वाटर और गैसेज जो है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। इसके अलावा प्लांट में खास मैकेनिज्म होता है। जो भी डेड सेल्स हैं जो काम नहीं कर रही, प्लांट के ऊपर बोझ बन गई हैं, कुछ काम नहीं कर रही, प्लांट उन सारी सेल्स को ओल्डर लीफ के पास भेज देता है। तो इस तरह से ओल्डर लीफ में सारी की सारी डेड सेल्स जमा हो जाएंगी। फिर उन ओल्डर लीफ के पास इस तरह का केमिकल भेजेगा कि वो ओल्डर लीफ प्लांट से जो है टूटकर अलग हो जाएंगी। इस तरह से प्लांट अपनी डेड सेल से छुटकारा पा लेता है। कुछ डेड सेल्स प्लांट के जाइलम टिश्यू में स्टोर हो जाती हैं, ओल्डर जाइलम टिश्यू में, कुछ बार्क में स्टोर हो जाती हैं और प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट अपने वेस्ट मटेरियल से छुटकारा पाता है। दो टॉपिक हमने पढ़े। पहला टॉपिक प्लांट में वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, और दूसरा टॉपिक हाउ डू प्लांट गेट रीड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, अब उन पॉइंट्स को हम बोर्ड पे समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट आर द वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट। प्लांट में वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, एक्सेस ऑफ O2। ध्यान रखना इसको हम एक्सेस ऑफ O2 ही लिखेंगे क्योंकि सारी O2 जो है वो प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। उसमें से कुछ ऑक्सीजन का प्लांट यूज कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एट नाइट, ध्यान रखना। तो एक्सेस ऑफ O2 इज वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सेस ऑफ वाटर इज आल्सो वेस्ट प्रोडक्ट। ये दोनों वेस्ट प्रोडक्ट स्टोमेटा से बाहर निकलेंगे।
ऑर्गेनिक एसिड्स भी प्लांट में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। कुछ प्लांट जो है ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, वो उनका बाई प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है। इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, कुछ ही प्लांट नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था क्यूनिन एंड मॉर्फिन। रेजिन्स की फॉर्म में, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, गम की फॉर्म में, लेटेक्स की फॉर्म में, रबर की फॉर्म में। तो डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसमें प्लांट के वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ द वेस्ट प्रोडक्ट गेट रिमूव्ड, या हाउ डू प्लांट एक तरह से गेट रीड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। इसमें हम फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, इन सम प्लांट द डेड सेल्स आर स्टोर्ड इन ओल्डर लीव्स व्हिच मे फॉल डाउन, ठीक है। कुछ डेड सेल्स जो है वो ओल्डर लीफ में स्टोर हो जाएंगी और बाद में वो ओल्डर लीव्स जो है नीचे फॉल डाउन हो जाएंगी। सेकंड है, कुछ जो ओल्डर लीव्स हैं, जो डेड सेल्स हैं, वो स्टोर हो जाएंगी ओल्डर जाइलम टिश्यू में, ठीक है। कुछ स्टोर हो जाएंगी कहां पर, बार्क में, ठीक है। स्टोमेटा भी प्लांट के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन को एज वेल एज वाटर को बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। रूट अपने वेस्ट मटेरियल को डायरेक्टली सॉइल में एक्सक्रीट करती है। इस तरह से प्लांट अपने वेस्ट मटेरियल से छुटकारा पाता है। ये था प्लांट में एक्सक्रीशन वाला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट में किस तरह से मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहली बात, प्लांट को किन किन चीज़ों के ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है। ऑक्सीजन और CO2, ये दोनों तो स्टोमेटा से आ जा सकती हैं आराम से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसके अलावा प्लांट को अपनी ग्रोथ करने के लिए मिनरल्स भी चाहिए, ठीक है। 9th में आपने पढ़ा था मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, 16 होते हैं वो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इस तरह से बहुत सारे 16 है टोटल। प्लांट को ज्यादातर न्यूट्रिएंट सॉइल से मिलते हैं, ठीक है। प्लांट उन न्यूट्रिएंट को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, थ्रू वाटर, ठीक है। और इस तरह से प्लांट इन न्यूट्रिएंट्स को, इन मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। प्लांट में दो तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। पहले हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे, वाटर एंड मिनरल्स। ध्यान रखना, प्लांट जमीन से वाटर इसलिए एब्जॉर्ब करता है क्योंकि वाटर में डिसॉल्व होकर उसे मिनरल्स मिल जाए। प्लांट के बारे में ध्यान रखना, प्लांट जितना वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब करता है उसका 99% वाटर जो है वो लूज कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्यों, क्या फायदा है इसका? जब उसे 99% वाटर लूज ही करना था तो सॉइल से इतना सारा वाटर उसने एब्जॉर्ब क्यों किया? एब्जॉर्ब इसलिए किया क्योंकि जितना ज्यादा वाटर वो लूज करेगा उतना ही ज्यादा वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा, और जो वाटर उसने सॉइल से एब्जॉर्ब किया है उस वाटर के अंदर उसकी ग्रोथ के लिए मिनरल्स प्रेजेंट हैं। जो भी सारे के सारे मिनरल्स हैं वो सॉइल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसमें डिसॉल्व होते हैं। जब प्लांट उस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो साथ साथ उसे मिनरल्स भी मिल जाएंगे। इसीलिए प्लांट की ग्रोथ करने की जो भी चीजें होती हैं वो हम कहाँ डालते हैं? सॉइल में डालते हैं। सॉइल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसमें वो सारे के सारे मिनरल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, और प्लांट जब उसको एब्जॉर्ब करेगा तो साथ साथ वाटर के साथ साथ उसे क्या मिल जाएंगे? मिनरल्स भी मिल जाएंगे। तो इसीलिए प्लांट जो है इतने सारे वाटर को लूज करता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पर एग्जाम में, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन की सिग्निफिकेंस क्या है? आंसर में हम यही लिखेंगे, बाय ट्रांसपिरेशन प्लांट लूज वाटर, as they lose more and more water they will absorb more water from the soil. Along with water, dissolved minerals are also absorbed from soil which are necessary for the growth of plant. तो ये सारा का सारा जो है वो प्लांट के बारे में था। इसके बाद दो मैकेनिज्म है जिससे प्लांट वाटर जो है एक तरह से दो मैकेनिज्म है जिससे वाटर जो है वो प्लांट में ऊपर जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें भी कि क्या क्वेश्चन है कि प्लांट में वाटर कैसे ऊपर जाएगा। कुछ तो पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं, 100 फुट ऊंचे होते हैं। जितने ऊंचे हैं उतनी ही जमीन से गहराई पर भी है, 100 फुट गहराई पर है। जमीन से उसने वाटर को एब्जॉर्ब किया। टोटल हाइट कितनी हो गई? 100 फुट जमीन के नीचे और 100 फुट जमीन के ऊपर, मतलब पानी को पहुंचाना है लगभग 200 फुट ऊंचाई पर, ठीक है। अगर हमें किसी बिल्डिंग में 200 फीट ऊंचाई पर पानी पहुंचाना हो तो बड़ी हैवी मोटर रखनी पड़ेगी, कई हॉर्स पावर की,
तो जो कि पानी को ऊपर लेके जाएगी। तो प्लांट में ऐसी कौन सी मोटर है, कहाँ रखी हुई है, जो कि जमीन से, सोइल से वाटर को 200-200 फुट तक ऊपर लेके जा रही है। प्लांट में वाटर जो है वो राइज कैसे हो रहा है अपने आप? उसके पीछे दो थ्योरीज हैं, दो मैकेनिज्म है। एक है रूट प्रेशर मेथड और दूसरा है ट्रांसपिरेशन पुल या सक्शन पुल। ये दो वो मैकेनिज्म है जिससे प्लांट में वाटर राइज होता है। सबसे पहले वाले को हम देखते हैं, रूट प्रेशर मेथड। मैं चाहता हूं कि आप बोर्ड पे इसको देखें ताकि आपको चीजें ढंग से क्लियर हो। ये एक ट्री है, ठीक है भाई, ये हमने मान लिया कि ये एक ट्री है और ये इसकी रूट्स हैं इस तरह जमीन के नीचे, ठीक है। यहां से पानी जो है वो हमें ऊंचाई तक, यहां तक पहुंचाना है, ठीक है, 50-60 फीट हाइट तक जाना है। पहला जो मेथड है जिससे वाटर ऊपर जाएगा उसको हम कहेंगे रूट प्रेशर मेथड या आयन बैलेंस मेथड। क्या मेथड है इसको समझे आप। ये प्लांट की रूट्स हैं, रूट हेयर्स हैं, ठीक है। ये सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे एक्टिवली। एक्टिवली का मतलब अपनी एनर्जी खर्च करके। इसको ऐसे समझें कि मिनरल्स या आयंस जो हैं पहले दोनों जगह बराबर थे। जो वाटर प्रेजेंट है सॉइल में उसमें भी और रूट्स में भी, दोनों में आयंस बराबर थे, इक्वल थे। रूट्स ने सॉइल से क्या ले लिए, आयंस या मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिए। मिनरल्स या आयंस कहां पर ज्यादा है, रूट्स में ज्यादा है, ठीक है। रूट्स में मिनरल्स या आयंस ज्यादा है, वाटर जो है उसमें जो है कम है। हमें पता है चीजें जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। मान लीजिए ये जो वाटर है 100 ग्राम वाटर में 5 ग्राम क्या है, मिनरल्स या आयंस है। क्लियर। रूट्स में भी पहले इतने ही थे, लेकिन अब रूट्स ने सोइल से मिनरल्स क्या कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए। इसमें हो गए कितने ग्राम, 20 ग्राम, ठीक है। चीजें जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। वाटर की कंसंट्रेशन दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। अगर इसमें हम वाटर की रेशो देखें या आयंस की रेशो देखें, वो है 1:20, मतलब 20 ग्राम वाटर में 1 ग्राम क्या, आयन। इसमें कितनी है, 1:5। ये रेशो इक्वल होनी चाहिए। प्लांट अपने आयंस को तो वापस भेजेगा नहीं। कंसंट्रेशन इक्वल करने के लिए वाटर जो है वो सोइल से किस में जाएगा, रूट्स में जाएगा, और तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों तरफ, मतलब जितनी कंसंट्रेशन वाटर की जो सोइल में है उतनी ही कंसंट्रेशन वाटर की किस में होनी चाहिए, रूट्स में होनी चाहिए। तो सोइल से वाटर कहां जाता रहेगा, रूट्स में। कब तक जाता रहेगा, जब तक दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। इस तरह से वाटर जो है सोइल से किस में चला गया, रूट्स में गया। क्यों गया, टू बैलेंस द आयन कंसंट्रेशन, ताकि दोनों तरफ आयंस की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एग्जांपल क्या है, आपने नींबू पानी बनाया, ठीक है। नॉर्मली आपके घर में नींबू पानी जो है वो मम्मी बनाती है। एक दिन आपने अपने हाथ आजमाए, नींबू पानी बनाया, आपको नींबू पानी बनाना नहीं आता। आपने इस तरह से एक गिलास पानी लिया और इसमें जो है चीनी डाली, आपने 10 चम्मच जो है वो चीनी डाल दी और 2 नींबू डाल दिए इसमें, ठीक, और इनको अच्छी तरह से डिजोल्व किया, नींबू पानी बनाया, ठीक है। आपकी मम्मी आई, उन्होंने आपसे पूछा कि नींबू पानी बनाया, बड़ी अच्छी बात है, आपने इसमें कितनी चीनी डाली है, आपने कहा 10 चम्मच चीनी डाली है, 2 नींबू डाले। आपकी मम्मी ने कहा कि इसमें तो आपको सिर्फ 2 चम्मच चीनी डालनी थी, इसमें से बाकी 8 चम्मच निकालो। क्या आप निकाल सकते हो इसको, नहीं निकाल सकते, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको पीने लायक बनाने के लिए जो है इसमें आप और ज्यादा अमाउंट में क्या ऐड कर देंगे, वाटर ऐड कर देंगे। हम इसमें से शुगर को बाहर नहीं निकाल सकते, तो हमने क्या किया, इसमें और ज्यादा अमाउंट में क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, ताकि इसमें कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। सेम यही काम इसमें हो रहा है। आयंस कहां पर ज्यादा है, आयंस ज्यादा है रूट्स में, सोइल में आयंस क्या है, कम है, ठीक है। दोनों तरफ वाटर की कंसंट्रेशन बराबर करने के लिए, वाटर जो है वो सोइल में ज्यादा है, रूट्स में कम है, कंसंट्रेशन को बराबर करने के लिए वाटर सोइल से कहां चला जाएगा, रूट्स में चला जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे आयंस या मिनरल्स प्लांट में ऊपर जाते जाएंगे, उसको बैलेंस करने के लिए वाटर भी ऊपर जाता जाएगा।
इस प्रोसेस को हम कहेंगे रूट प्रेशर मेथड या आयन बैलेंस मेथड। ये वाला मेथड दिन के टाइम इफेक्टिव होता है और इसको हम पॉजिटिव ट्रोफिज्म भी कहते हैं। तो इस तरह से हम रूट प्रेशर मेथड को एक तरह से पॉजिटिव प्रेशर मेथड भी कहेंगे, पॉजिटिव प्रेशर दिए, ठीक है, या आयन बैलेंस मेथड भी कहेंगे। दूसरा जो मेथड है वो है सक्शन प्रेशर या ट्रांसपिरेशन पुल। प्लांट अपना 90% वाटर इसी मेथड से ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये वाला मेथड डे टाइम में इफेक्टिव होता है। किस तरह से, वो देखिए, अब प्लांट के जो अपर रीजन वाली लीव्स है, यहाँ की जो लीव है मान लो, उसने वाटर को लूज कर दिया बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब यहाँ पर पानी की कमी हो गई, इसने अपने नीचे वाले हिस्से से वाटर को सक कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। यहाँ पर पानी की कमी हो गई, इसने अपने नीचे वाले हिस्से से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, फिर यहाँ पर पानी की कमी हो गई, इसने अपने नीचे वाले से। इस तरह से प्लांट में टॉप से लेकर बॉटम तक एक प्रेशर क्रिएट होगा, जिस प्रेशर को हम सक्शन प्रेशर कहेंगे। ये प्रेशर क्यों क्रिएट हुआ है? ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर लूज हुआ और एक तरह से वाटर को पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपिरेशन पुल। इसको नेगेटिव प्रेशर भी कहा जाता है, क्योंकि ये तब डेवलप हुआ है जब प्लांट ने वाटर को क्या किया? लूज किया। तो ये दो मैकेनिज्म है जिससे प्लांट में वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन होती है। पहला मेथड क्या बताया मैंने आपको? रूट प्रेशर मेथड या आयन बैलेंस मेथड। दूसरा मेथड है सक्शन प्रेशर मेथड या ट्रांसपिरेशन पुल मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। इसको हम ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड भी कहते हैं। प्लांट में फूड बनता है लीव्स में और लीव से डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, बोथ इन अपवर्ड एज वेल एज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ध्यान रखना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन ओनली, ठीक है, बट ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन बोथ अपवर्ड एज वेल एज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। प्लांट में फूड बना लीव्स में और लीव्स से डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अगर एक नंबर में आपसे पूछते हैं बाय विच प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टेक प्लेस, आंसर में आप लिखोगे ऑस्मोसिस। फूड जो है हमेशा हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जाएगा। हमें पता है प्लांट में जो फूड बनेगा वो लिक्विड स्टेट में होगा और चीज़ें जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगी। उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहेंगे, ठीक है। लिक्विड चीज़ें जो है प्लांट में जो फूड है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से जो है एक तरह से लीव्स से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा। जिन प्लांट्स के पार्ट को ज़्यादा अमाउंट में फूड चाहिए वहाँ पर फूड ज़्यादा अमाउंट में पहुँचेगा। जैसे कोई यंग फ्रूट है, उसे अपनी डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा फूड चाहिए तो उसके पास हाई अमाउंट में फूड जाएगा। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड अकर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। फूड लाइक ग्लूकोज मूव्स फ्रॉम हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। एक्टिवली का मतलब प्लांट को फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में प्लांट को अपनी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ी। वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया किस वजह से? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। लेकिन फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट को अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। हमेशा ऑस्मोसिस प्रोसेस में प्लांट को अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ठीक है। और हमें पता है फ्लोएम में 4 टाइप की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ये चारों सेल मिलकर जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगी बोथ इन अपवर्ड एज वेल एज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये था ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। किस प्रोसेस से होता है? ऑस्मोसिस से होता है। कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर इन बोथ अपवर्ड एज वेल एज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसके लिए क्या चीज चाहिए? प्लांट को अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी एटीपी की फॉर्म में। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में फर्स्ट डिफरेंस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर अकर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल या सक्शन पुल, जबकि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो है इट अकर्स बाय द प्रोसेस
ऑफ ऑस्मोसिस। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है बाय जाइलम टिश्यू, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड होगा बाय फ्लोएम टिश्यू। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर अकर इन ओनली अपवर्ड डायरेक्शन, बट ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड अकर इन बोथ अपवर्ड एज वेल एज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, जबकि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड रिक्वायर एनर्जी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के अंदर। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है। इसमें आप एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं एक्स्ट्रा कि जाइलम में ज्यादातर सेल्स डेड होती हैं, जो आपने 9th में पढ़ा था वो। ठीक है, और फ्लोएम की ज्यादातर सेल्स लिविंग होती हैं। ठीक है, जाइलम की सेल्स डेड क्यों होती हैं, उसके पीछे भी रीजन है। जाइलम को ट्रांसपोर्ट करना है मेनली वाटर को। अगर जाइलम की सेल्स लिविंग होती तो जिस वाटर को वो ट्रांसपोर्ट कर रही हैं उसमें से ज्यादातर वाटर को खुद ही एब्जॉर्ब कर लेती, इसीलिए जाइलम जो है उसकी सेल्स डेड होती हैं। ठीक है, ताकि वो उस वाटर को एब्जॉर्ब ना कर सके। जाइलम तो एक पाइप की तरह है, जिस पाइप से होकर पानी जो है प्लांट में ऊपर जाता है। उसकी सेल्स डेड होने से फायदा ये हुआ कि सेल्स अब वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी और पूरा का पूरा वाटर जो है ऊपर वाले पार्ट्स तक पहुंच जाएगा। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट जो है आपकी बुक के अंदर 2-3 एक्टिविटी है इस चैप्टर में। एक्टिविटी 6.1 ये है कि हमें प्रूव करना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है, या प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो स्टार्च प्रोड्यूस होता है। इस एक्टिविटी में हमें ये प्रूव करना है। हमने क्या किया, एक पोटेड प्लांट लिया, मतलब गमले में लगा हुआ प्लांट लिया, और उसको हमने लगभग 72 आवर्स तक, 3 दिन तक अंधेरे में रखा। ठीक है, वहां पे उसे सनलाइट नहीं मिलेगी और उसके अंदर जो भी स्टार्च था वो प्लांट ने यूज कर लिया। उसे सनलाइट नहीं मिली, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, रेस्पिरेशन करता रहा प्लांट, और जो भी स्टार्च था लीफ के अंदर जो प्रेजेंट था वो लीफ ने यूज कर लिया। मतलब प्लांट अब पूरी तरह से उसकी लीव्स डिस्टार्च हो चुकी, उसमें कोई स्टार्च नहीं है। ठीक है, फिर हमने प्लांट को लगभग 6 घंटे के लिए धूप में रखा। ठीक है, धूप में फोटोसिंथेसिस हुई और उसकी लीफ में कहीं कहीं पर स्टार्च जमा हो गया। हम देखते हैं जो लीफ पीली पड़ गई थी अब वो कहीं कहीं पर उनका कलर कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। ठीक है, हमने उसकी फोटो खींच ली या एक पेपर पे जो उसकी डायग्राम बना लिया और ये देख लिया, ध्यान रखा कि कहाँ कहाँ पर ग्रीन पैचेस हैं। इस बात का हमने ध्यान रख लिया उस लीफ का फोटो खींचकर, ठीक है, या उसका डायग्राम बनाकर। फिर हमने उस लीफ को तोड़ा और उसको पहले वाटर के अंदर बॉईल किया। फिर हमने उसको बॉईल किया अल्कोहल के अंदर। अल्कोहल को डायरेक्ट हीट नहीं करते, ध्यान रखना, क्योंकि वो आग पकड़ लेता है। इसलिए हमने पहले पानी को गर्म किया, ठीक है, एक बीकर के अंदर। फिर उस बीकर के अंदर हमने अल्कोहल को गर्म किया। इसे हम कहते हैं वाटर बाथ। ठीक है, एक बीकर में हम पानी गर्म कर रहे हैं, उसके अंदर एक और बीकर रख दिया, उसमें क्या रखा हुआ है, हमने अल्कोहल रख रहा है। पानी की हीट की वजह से अल्कोहल गर्म होगा और उस अल्कोहल में हमने क्या रख दी, वो लीफ रख दी। ठीक है, लगभग 10 मिनट बाद हम क्या देखते हैं कि लीफ जो है जिसमें कहीं कहीं पर ग्रीन पैचेस थे, कहीं कहीं पर येलोइश थी, अब वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। उसका जो भी क्लोरोफिल था वो अल्कोहल में आ गया। हमने लीफ को बाहर निकाला अल्कोहल के वाटर बाथ से और उसको आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डिप किया। हमें पता है आयोडीन की खास प्रॉपर्टी, आयोडीन की खास प्रॉपर्टी ये है कि आयोडीन जो है अगर उसको स्टार्च के ऊपर डाला जाए तो उसका रंग ब्लू ब्लैक हो जाता है। हम क्या देखते हैं कि जो लीफ पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट थी, ठीक है, उसमें कुछ जगह पर ब्लू ब्लैक कलर आ गया और ये वही हिस्से थे जो ग्रीन पैचेस थे। मतलब प्लांट ने सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस की और उसका प्रोडक्ट क्या बना, स्टार्च बना। तो इस एक्टिविटी से 2 चीजें प्रूव हो गई। एक तो प्लांट जो है जब भी फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट स्टार्च होता है, और दूसरा फोटोसिंथेसिस करने के लिए उन्हें सनलाइट का होना जरूरी है। ठीक है, एक्टिविटी में क्या क्या किया हमने बोर्ड पे देखेंगे। इस तरह से हमने एक पोटेड प्लांट लिया, गमले में लगा हुआ प्लांट, ठीक है, इस तरह से है प्लांट, इसकी रूट्स हैं ये और लीव्स हैं इस तरह से। ठीक है, फिर हमने उसको 72 आवर्स के लिए कहाँ रखा, डार्क रूम में रखा। क्यों, ताकि ये पूरी तरह से क्या हो जाए, डिस्टार्च हो जाए, सारा स्टार्च इसमें से निकल जाए। ठीक है, फिर हमने उसको 6 घंटे के लिए सनलाइट में रखा।
कहाँ रखा, सनलाइट में, ठीक है। उसके बाद हमने एक लीफ को तोड़ा और हमने क्या देखा, लीफ में कहीं कहीं पर इस तरह से ग्रीन पैचेस बने हुए हैं, ग्रीन पैचेस बने हुए हैं, ठीक है। हमने या तो इस लीफ की फोटो खींच ली या इसका एक डायग्राम अपनी कॉपी में बना लिया और ये नोट कर लिया कि कहाँ कहाँ पर ग्रीन पैचेस हैं। फिर इस लीफ को हमने बॉईल किया वाटर के अंदर, फिर हमने लीफ को बॉईल किया वाटर बाथ ऑफ एल्कोहल के अंदर। वाटर बाथ ऑफ एल्कोहल क्या होता है, इस तरह से हमने बीकर ले रखा है, बीकर में हमने क्या भर रखा है, पानी भर रखा है, स्टैंड पे रख दिया बीकर को, ठीक है। हीट करेंगे, ये फ्लेम हो गई, ठीक है, इस तरह से। और यहां पर जो है एक और बीकर ले लेंगे, इस तरह से स्टैंड पे रख देंगे इस बीकर को भी, पानी गर्म होगा, इस अंदर वाले बीकर के अंदर क्या प्रेजेंट है, एल्कोहल प्रेजेंट, ठीक है। ये फ्लेम की हीट जाएगी, पानी गर्म होगा, इस पानी के गर्म होने से एल्कोहल गर्म होगा और इस एल्कोहल में हमने क्या रख दी थी, लीफ रख दी थी। ये लीफ जो है पूरी तरह से इसकी सारा क्लोरोफिल बाहर निकल जाएगा। फिर हम लीफ को डिप करेंगे, डिप द लीफ इन आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या होगी हमारी, ऑब्जर्वेशन ये होगी कि जो लीफ है उसका कलर कई जगह से ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ये वो जगह थी जहां पर उसका कलर ग्रीन था। इससे दो चीजें प्रूव हो गई। पहली चीज क्या प्रूव हुई कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना जरूरी है, और दूसरा फोटोसिंथेसिस जो है उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो स्टार्च है। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है 6.2, जिसमें हमें ये प्रूव करना है कि CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने क्या किया, एक पॉटेड प्लांट लिया और उसको डिस्चार्ज करने के लिए हमने उसको कहाँ पे रखा, धूप में रखा, डार्क रूम में रखा, ठीक है, ताकि वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है। हाँ, तो एक्चुअल में हमने यहाँ पर दो प्लांट लिए हैं, ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में पीछे देख रहे हो, और दोनों पॉटेड प्लांट को हमने लगभग 3 दिन तक डार्क रूम में रखा ताकि वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाए। और उसके बाद हमने उन दोनों को जो है धूप में लेकर आए, दोनों को हम सनलाइट में रखेंगे। लेकिन जो पहले वाला प्लांट है उसको हम नॉर्मली ग्लास जार से कवर कर लेंगे, बेल शेप जार कहते हैं इसको, बेल जैसी शेप का होता है, उससे हमने कवर कर दिया। ग्लास का बना हुआ है, मतलब उसमें सनलाइट जा सकती है, पानी भी डाल दिया हमने, मतलब इसको पानी भी मिल रहा है, सनलाइट भी मिल रही है, ठीक है। दूसरा जो प्लांट है उसको भी हमने बेल शेप जार से कवर कर दिया, उसमें भी पानी डाल दिया, मतलब उसको पानी भी मिल रहा है, सनलाइट भी मिल रही है। लेकिन हमने एक चाइना डिश के अंदर, कांच की कटोरी के अंदर दूसरे वाले जार में क्या रख दिया, KOH सॉल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन की खास बात क्या होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दूसरे वाले बीकर में हम क्या देखते हैं कि लगभग 2 दिन बाद उसकी लीव्स मुरझाने लग जाती है, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, पूरी तरह से उसकी लीफ डिस्चार्ज हो जाएगी। जबकि जो पहले वाला प्लांट है उसकी लीफ पूरी तरह से हेल्दी रहेगी, ठीक है। दूसरे वाले प्लांट में क्या हुआ कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली और कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में उसने रेस्पिरेशन नहीं किया, दैट्स वाई उसकी लीफ जो है वो क्या हो गई, मुरझा गई। तो इसी एक्टिविटी को बोर्ड पे देखेंगे हम। ये 2 पॉटेड प्लांट हैं। सबसे पहले हमने दोनों पॉटेड प्लांट को 72 आवर्स के लिए कहाँ रखा है, डार्क रूम में रखा, ताकि ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाए। फिर दोनों को हमने धूप में रखा और दोनों को कवर कर दिया, कवर देम विद बेल शेप जार। बेल शेप जार से दोनों को क्या किया, कवर किया, ठीक है। उसमें वाटर डाल देंगे ताकि पानी की कोई कमी ना रहे, ठीक है। दूसरे वाले के अंदर हम KOH सॉल्यूशन रखेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इस बेल शेप जार में दूसरे वाले के अंदर, ठीक है, ये हमने KOH सॉल्यूशन रखा हुआ है। ये सारी की सारी जो इसमें CO2 है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इस वाले जार के अंदर CO2 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसने फोटोसिंथेसिस नहीं की, इसकी लीफ मुरझा गई। और अगर हम लीफ को तोड़ के उसका स्टार्च टेस्ट करें तो स्टार्च इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। दूसरे वाली लीफ जो है वो हेल्दी रही,
ठीक है। और अगर हम इसकी लीफ को तोड़ के स्टार्स का टेस्ट करें तो ये लीफ शो करेंगी कि इनमें स्टार्स प्रेजेंट है। तो इस एक्टिविटी से ये प्रूव हो गया कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 चाहिए। तो इस तरह से ये सारे के सारे टॉपिक प्लांट वाले थे। इसके साथ ही चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाला, फिजिक्स का चैप्टर है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, टफ भी है। ठीक है, इस चैप्टर का आपका टेस्ट होगा। आप अपने रिवीजन जो है बिल्कुल अप टू डेट रखें, हर चीज़ आपको साथ के साथ बिल्कुल लर्न होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।